का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं आज के इस लेक्चर्स में बात करने वाला हूं। आपका आज का जो लेक्चर्स है वो आपका होने वाला है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 का 11वां लेक्चर्स, जिसमें चैप्टर्स या कह सकते हैं मॉड्यूल सॉइल एक्सप्लोरेशन हम लोग पढ़ रहे थे मॉड्यूल नंबर 4 में। तो यहाँ पे हम लोग जो है ESA का PYQ क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे देखेंगे जो कि ESC में आपका पूछा गया है, और भी कई सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी जो है 1 बाय 1 सारी चीजों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें बात करेंगे। इसके अलावा SSC जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देखेंगे, और आपका सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशंस को जरूर शेयर कीजिएगा और अंत तक वीडियोस के साथ बने रहिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चंस हम आपको करवाएं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और डेफिनेटली जो भी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट दिया जाता है क्लासेस को लेकर, डेफिनेटली हर सेमेस्टर में कभी ना कभी आपका काम करता ही है। तो अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। और यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे लिख कर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, असर्शंस दिया गया है। इन द केस ऑफ सैंड डिपॉजिट विद यूनिफॉर्म डेंसिटी n values are found to increase with depth. Region overburden pressure increases with depth below ग्राउंड लेवल। तो देखो, जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज करता है डेप्थ, सो जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज करता है, विच शोज द हायर वैल्यू ऑफ n। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करता है वैसे वैसे ओवरबर्डन प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज करता है विद डेप्थ। तो यहाँ पे असर्शंस भी सही है और रीजंस भी आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यानी SPT टेस्ट से रिलेटेड इन सॉइल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फील्ड टेस्ट। ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फील्ड टेस्ट में। SPT इज यूज टू डिटरमाइन, जो SPT है वो उसका यूज किया जाता है किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले को डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल सही है ना, यानी ये ट्रू है। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले नहीं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड नहीं। ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ फाइन लूज सैंड, तो ये बिल्कुल सही है। तो नहीं, ये भी नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ट्रू है और फर्स्ट ट्रू है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग। बिना अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग के हम लोग कौन सा टेस्ट कैरी आउट नहीं कर पाते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अ गुड क्वालिटी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल इज वन विच इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ सैंपल ट्यूब हैविंग एरिया रेशियो। एरिया रेशियो कितना होता है, तो भाई हम लोग दो कंडीशन देखे थे, है ना। दो कंडीशन देखे थे। पहला कि 25% से कम होना चाहिए, कब, सॉफ्ट सेंसिटिव सॉइल होगा तब, है ना। सॉफ्ट सेंसिटिव सॉइल होगा तब। लेकिन जनरल कंडीशन में हमारा 10% से कम होना चाहिए, है ना। जितना कम से कम पॉसिबल हो सके रखने की तो वो रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम तो यही है ना। सबसे कम आपका यही है, 10% से कम जनरल कंडीशन में। तो 10 मतलब 8% हमारा दिया गया, तो एरिया रेशियो कितना हो जाएगा, 8%। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है।
पहला दिया गया है कि डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इलास्टिक shock waves travel in different material at different velocity. नहीं, electrical resistivity method of subsurface investigation is capable of detecting only the strata having different electrical conductivity. बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है. In situ when shear test is useful for determining shear strength of very soft soil and sensitive clay is unsuitable and is unsuitable for sandy soil. तो हाँ, जो सेंसिटिव और वेरी सॉफ्ट सॉइल है उसके लिए शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है क्ले में, और ये जो इन सीटू वैन शियर टेस्ट है इसका यूज नहीं किया जाता है या सुटेबल नहीं होता है आपका सैंडी सॉइल में. तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है. तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बात किया जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 2 और 3 स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है. असर्शंस यहाँ पे आपका दिया गया है कि वाश बोरिंग इज रिकमेंडेड टू ऑब्टेन. जो वाश बोरिंग है उसको रिकमेंड किया जाता है टू ऑब्टेन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल सॉइल का एवं ग्राउंड वाटर टेबल. रीजन दिया गया है कि इन वाश बोरिंग वाटर पम्प्ड थ्रू hollow drill rod emerged through the pores of the chopping weight carrying disintegrated soil fragment. तो जो वाश बोरिंग है वो रिकमेंड नहीं किया जाता है टू ऑब्टेन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, है ना. अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं. तो भाई यहाँ पे जो असर्शंस है ये तो आपका गलत है भाई. असर्शंस आपका क्या है, गलत है. ठीक. और रीजंस जो है यहाँ पे आपका दिया गया है बिकॉज वाश बोरिंग में वाटर जो होता है वो इंटर करता है स्ट्रेटा बिलो बॉटम ऑफ द होल एंड कॉजेज इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, है ना. तो ना ही यहाँ पे आपका रीजन सही है और ना ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है. ओके. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैच करना है. लिस्ट 1 में इन सीटू टेस्ट दिया गया है और लिस्ट 2 में मेजरमेंट आपका जो है दिया गया है. तो जो एसपीटी टेस्ट है ये पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस यानी एन का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. प्लेट लोड टेस्ट से लोड सेटलमेंट डाटा को कैलकुलेट किया जाता है. फील्ड वैन शियर टेस्ट से आपका इन सीटू शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है. सीपीटी टेस्ट से पॉइंट रेजिस्टेंस और स्क्रीन फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं. तो उसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सॉइल सैंपलर इनर और आउटर रेडियस जो है दिया गया 25 mm और 30 mm. तो एरिया रेशियो बताना है कि क्या होगा, है ना. एरिया रेशियो क्या होगा वो बताना है. इनर और आउटर रेडियाई दिया गया है. तो भाई हम लोग एरिया रेशियो इज इक्वल टू जानते हैं कि डी नोट का स्क्वायर माइनस डी इन का स्क्वायर बाई डी आई, है ना. इन मतलब इनर और ओ मतलब आउटर आपका हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइड इंटू 100 भी यहाँ पे होगा, है ना. परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर गुने 100. ठीक. तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44%. कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 44%. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ टू सॉइल सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम चंक पिस्टन स्पिन स्प्लिट स्पून और रिमोल्डेड सैंपलर की मदद से. तो उसका एक अरेंजमेंट जो है करना है ना. इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टर्बेंस सॉइल का कि किसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सॉइल सैंपल कलेक्ट होगा और किसमें कम डिस्टर्ब सॉइल सैंपल मिलेगा. तो चंक सैंपलर, पिस्टन सैंपलर, स्प्लिट स्पून सैंपलर, रिमोल्डेड सैंपलर. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. लिस्ट 1 में सैंपलर दिया गया, लिस्ट 2 में उसका यूजेज आपका जो है दिया गया है. तो
सबसे पहला है स्प्लिट स्पून सैंपलर। जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है इसका यूज किया जाता है टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर इसका यूज किया जाता है ऑब्टेन अनडिस्टर्ब सैंपल इन क्ले एंड सिल्ट। रोटरी सैंपलर्स का यूज किया जाता है टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स ऑफ हार्ड सीमेंटेड कोहेसिव सॉइल में। और कंप्रेस्ड एयर सैंपलर्स इसका यूज किया जाता है टू ऑब्टेन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सैंड बिलो वाटर टेबल। तो इसके अनुसार अगर ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें तो ऑप्शंस के अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया गया है कि कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको बताना है। जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है इज रिलायबल मेथड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो नहीं। फॉर अ सैंड हैविंग अ सेम रिलेटिव डेंसिटी इन वैल्यूज रिमेन्स द सेम एट ऑल डेप्थ, नहीं। For a sand having same relative density n values are different at different depth, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला मैच करना है। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन दिया गया है और लिस्ट 2 में सॉइल प्रोफाइल आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायमंड कोर ड्रिलिंग ये रॉकी फॉर्मेशन होता है। अनकेज्ड वास बोरिंग इसका मीडियम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव सॉइल में यूज किया जाता है। ओपन पिट एक्सकैवेशन एक्सप्लोरेशंस अप टू शैलो डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। और केज्ड बोरिंग जो है सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल एंड कोहेजन लेस सॉइल में एक्सप्लोरेशन अप टू रिलेटिव लार्ज डेप्थ तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि अ रिकवरी रेशियो इज लेस देन 1 बताता है कि सॉइल जो है कंप्रेस्ड है, तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। अगर रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये बताता है कि सॉइल जो है स्वेल्ड है, तो यह स्टेटमेंट भी आपका सही है। रिकवरी रेशियो इक्वल टू 1 होगा तो बताता है सॉइल स्वेल्ड, नहीं। और रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेस्ड बताएगा, नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगेन आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और बताना है कि कौन सा जो है सही होगा और कौन सा जो है आपका गलत है। मतलब सही वाला को ही आपको जनरली बताना रहता है, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग रेलिवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। चंक सैंपल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम फील्ड आर बेस्ड फॉर दिस पर्पस, है ना, इस पर्पस के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चंक सैंपल्स का यूज किया जाता है। चंक सैंपल्स में बी इजिली टू ऑब्टेन्ड एट ऑल डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल एंड फॉर ऑल डेप्थ ऑफ सॉइल्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल्स आर इनक्लोज्ड इन rugged containers, as such they do not get disturbed easily during transportation and handling। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ड्यूरिंग सैंपलिंग ऑपरेशन जो ड्राइव सैंपलर्स है एडवांस्ड 600 mm एंड लेंथ ऑफ सैंपल रिकवर्ड जो है वो आपका 525 mm दिया गया है। तो रिकवरी रेशियो जो है बताना है। तो रिकवरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ है सैंपल का जो रिकवर किया गया है वो टू द लेंथ टोटल लेंथ ऑफ सैंपलिंग जो हम लोग जो है प्राप्त किए हैं, ड्राइवन किए हैं। तो
एक्चुअल कितना रिकवर किया गया 525 और टोटल कितना है 600 गुने 100। तो नहीं 100 यहाँ पे गुना नहीं करना है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट करेंगे तो ये लेस देन क्या आएगा 1 आएगा, तो लेस देन आपका 1 आ रहा है, इसका मतलब कि आपका कम क्या हो जा रहा है, कंप्रेस्ड है आपका या स्वेल्ड है, बताओ। अभी मैंने आपको बताया, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर लेस देन 1 है तो कंप्रेस्ड होगा या स्वेल्ड होगा। ओके, तो लेस देन 1 तो होगा, लेकिन कितना होगा, तो 0.875 ऑप्शन नंबर सी, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि सैंपलिंग ट्यूब विद अ कटिंग एज यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सैंपल्स। द सैंपलिंग ट्यूब हैज फॉलोइंग डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है और इस डायमेंशन के अनुसार आपको बताना है कि एरिया रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सैंपलिंग ट्यूब के लिए। तो भाई एरिया रेशियो का हम लोग जानते हैं कि कटिंग एज का आउटर का स्क्वायर माइनस कटिंग एज का इनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनर का स्क्वायर इनटू 100, ये आपका होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूजुअली कंडक्ट किया जाता है व्हेन अ स्ट्रक्चर इज लाइकली टू फाउंड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग, किसमें पाया जाता है ना। तो स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है हम लोग करते हैं, सॉरी स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, तो ये हम लोग करते हैं पाइल फाउंडेशन में, किसमें, पाइल फाउंडेशन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो जो कोन है वो यूज किया जाता है हैज अपेक्स एंगल 60 डिग्री और बेस एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और दिस टेस्ट गिव्स द कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ कोन रेजिस्टेंस, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है इन सिस्मिक एक्सप्लोरेशन मेथड वेलोसिटी जो है v1 दिया गया है और v2 दिया गया है। v1 जो है 600 मीटर पर सेकेंड और v2 जो है 4000 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कैरेस्पॉन्डिंग टू ब्रेक पॉइंट ऑफ वेलोसिटीज वाज 30 मीटर्स। तो बेस्ड ऑन दिस डिटेल्स डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू स्मॉल d बाई 2 अंडर रूट v2 का स्क्वायर, v2 स्क्वायर नहीं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो d का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 30 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख देता हूँ, तो 30/2 गुने स्क्वायर रूट v2 आपका दिया गया है 4000 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 4000 प्लस 600, ठीक। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये 15 हो जाएगा और तो 15 गुने ये हो जाएगा 3400 ना, हाँ 3400 और ये हो जाएगा 46। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23। तो इसको देन फिर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा
8 9 यानी अप्रोक्सीमेटली 13 आपका आ जाएगा। तो या इसको ऑप्शंस के अनुसार बात किया जाए तो 12.9 भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यूजफुल, है ना। ये यूजफुल होता है किसमें, आपका यूजफुल होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो स्टैंडर्ड जो पेनिट्रेशन टेस्ट है ये आपका यूजफुल होता है सिर्फ और सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कंसीडर करना स्टेटमेंट को। बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी इज कंडक्टेड बाय पुशिंग अ कोन इनटू सॉइल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो नहीं भाई, यह स्टेटमेंट गलत है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट आर अनरिलायबल इन डिपॉजिट कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ बोल्डर्स। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। और डच कोन इज अ स्टैटिक पेनेट्रोमीटर, यह स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अनुसार अगर बात किया जाए तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑब्टेन किया जाता है इन ए डीप डिपोजिट ऑफ सैंड एट ए डेप्थ ऑफ 6 मीटर वाज 28। जो यूनिट वेट है सैंड का वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। व्हाट इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज फॉर ओवरबर्डन प्रेशर, है ना। तो ओवरबर्डन प्रेशर का तो देखो एन डैश इज इक्वल टू होता है एन गुने 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा बार प्लस 70। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एन तो यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बार हमें निकालना है। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू होता है गामा, है ना, गुने जेड। तो ये आपका आ जाएगा 18 गुने 6, है ना। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 108 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। और एन का वैल्यू अगर यहाँ पे बात किया जाए तो कितना प्राप्त किए हैं, 28। एन का वैल्यू कितना है, 28 जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 गुने 350 डिवाइडेड बाई 108 प्लस 70। तो यह आ जाएगा 55.056, यानी अप्रोक्सीमेटली 55 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ पे जो सॉइल होता है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम वास्ट बोरिंग इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। रिकवरी रेशियो विल बी हाई ड्यूरिंग ड्रिलिंग इन साउंड रॉक, गलत। हॉलो स्टीम ऑगर्स आर समटाइम्स यूज्ड ड्रिल होल्स इन सिल्टी सैंड। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। तो ओनली और स्टेटमेंट 3 इज राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ एसपीटी टेस्ट गिव एवरेज ब्लो काउंट 32 इन फाइन एंड बिलो वाटर टेबल, देन व्हाट इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्लो काउंट। ब्लो काउंट का करेक्टेड वैल्यू क्या होगा, वो जो है आपको बताना है। तो देखो एन डैश इज इक्वल टू एन डैश इज इक्वल टू 15 प्लस एन नोट माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 15 प्लस 32 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 23.5, है ना। क्या आ जाएगा, 23.5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। आपका बोला जा रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड
नंबर है एन वैल्यू का फ्रॉम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वो कंडक्ट किया जा रहा है इन सैचुरेटेड सैंडी स्ट्रेटा में, वो 30 है। तो जो एन का वैल्यू करेक्टेड होगा फॉर डायलिटेंसी में बी टेकन एज, डायलिटेंसी के लिए, तो डायलिटेंसी के केस में तो अगेन एन डैश इज इक्वल टू 15 प्लस एन नोट माइनस 15 बटा 2, तो 15 प्लस एन नोट है आपका 30 माइनस 15 बटा 2, तो यह आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा? 22.5, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर इसको देखें तो ये 23 के आसपास आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है ताकि करेक्टली वो आंसर हो सके। तो जियोफिजिकल मेथड है ना, जो जियोफिजिकल मेथड है ये आपका रेजोनेंस कवरिंग लार्ज एंड लार्ज डेप्थ होता है, लार्ज एरिया और लार्ज डेप्थ को कवर करता है। एसपीटी टेस्ट जो है ये आपका सुटेबल होता है फॉर सैंडी सॉइल। डीसीपीटी टेस्ट जो होता है ये आपका यूज मतलब होता है प्राइमरी फॉर कोहेसिव सॉइल, और पिस्टन टाइप सैंपलर जो होता है ये क्ले या सिल्टी सॉइल के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और करेक्ट स्टेटमेंट को जो है आपको बताना है। तो जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है वो कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द कोहेजन लेस सॉइल। किसके लिए? कोहेजन लेस सॉइल के लिए। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कोहेजन लेस सॉइल आर कोरिलेटेड टू इट्स डेंसिटी इंडेक्स एंड फ्रिक्शन एंगल। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। यूज ऑफ एन वैल्यूज नॉट करेक्टेड फॉर ओवरबर्डन प्रेशर लीड्स टू हाईली कंजर्वेटिव डिजाइन ऑफ फुटिंग एट शैलो डेप्थ। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, कंसीडर करना स्टेटमेंट को कि जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स है मे बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑगर्स। तो नहीं भाई, ये गलत है। ऑगर ड्रिलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन क्ले सॉइल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। हॉलो स्टीम ऑगर आर समटाइम्स यूज्ड टू ड्रिल होल इन सिल्टी सैंड। यह स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कंसिडर करना स्टेटमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो अनसुटेबल होता है फॉर लेयर डिपॉजिट ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले। तो यह स्टेटमेंट गलत है। द रिजल्ट ऑफ ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशंस आर रिकॉर्डेड ऑन वाटर टेबल काउंटूर्स ओवर द साइट। यह स्टेटमेंट आपका सही है। Closed piezometers are used to measure pore water pressure in soil having low permeability। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 इज द राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि स्टेटमेंट बताना है जो कि रिलेटेड होना चाहिए गुड प्रॉपर्टीज क्वालिटी ऑफ सॉइल सैंपल्स। तो एरिया रेशियो शुड बी लो। एरिया रेशियो बिल्कुल सही है, लो होता है आपका। और कटिंग एज शुड बी थिक, नहीं। इनसाइड क्लियरेंस हाई, नहीं। आउटसाइड क्लियरेंस लो, तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 4 इज द राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सीड 15 से ज्यादा हो जाता है तो करेक्टेड पेनिट्रेशन नंबर एन सी एज पर टरजागी एंड पिंक रिकमेंडेशन इन सिल्टी फाइन सैंड विल बी कितना हो जाता है? तो एन प्लस एन आर माइनस एन 15/2। एन जो है पेनिट्रेशन नंबर है और एन आर जो है रिकॉर्डेड नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर
सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ जियो ग्रिड्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो रेनफोर्समेंट। जो देखो, जियो ग्रिड्स के बारे में बात किया जाए तो जियो ग्रिड जो है एक जियो सिंथेटिक मटेरियल्स होता है जिसका यूज किया जाता है रेनफोर्समेंट के लिए। और किस कहाँ पे? तो कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका यूज किया जाता है। जियो ग्रिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज जियो materials that are used in construction industry in the form of reinforcing material. It is used, yeah, it can be used in soil reinforcement or used in reinforcement of a retaining wall, and even many application of material are on its way being flourished. जो हाई डिमांड होता है और एप्लीकेशंस होता है जियो ग्रिड्स इन कंस्ट्रक्शन, वो होता है ड्यू टू इट्स गुड इंटेंशन एंड हायर एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड अक्रॉस द लार्ज एरिया, जिसके कारण से हम लोग जो है यूज करते हैं जियो ग्रिड्स का। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट मेजर्ड बाय जियो फिजिकल मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन? है ना, जियो फिजिकल मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन का यूज नहीं किया जाता है। तो कौन सा में नहीं यूज किया जाता है? तो वो है आपका प्लास्टिसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट आपको बताना है जो कि रिलेटेड है आपका सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन से। तो इस्टेब्लिश जियोलॉजिकल प्रोफाइल, बिल्कुल ये सही है। टू इस्टेब्लिश हाइड्रो जियोलॉजिकल कंडीशन, ये भी सही है। टू मॉनिटर फ्यूचर चेंजेस इन ग्राउंड कंडीशन थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपका बेटर तरीके से हेल्प किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको जो है मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और पहली बार चैनल को ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशंस।